हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है कैश बुक। कैश बुक अलग से आपका एक टॉपिक है कि जो आप एग्जामिन किया जाता है आपके एग्जामिनेशन में। कैश बुक एक बुक है ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पर आप कोई भी जैसे कोई ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होती है तो आप जहाँ एंटर करते हैं उनको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। अच्छा, इसमें जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं वो बेसिकली रिसिप्ट या पेमेंट्स ऑफ कैश या बैंक अकाउंट होगी। या तो आपने कैश किसी से आपको मिला है, या आपने कैश किसी को दिया है, या आपको कोई चेक रिसीव हुआ है, या आपने किसी को चेक दिया है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। टाइप्स की कुछ बात करें तो तीन तरह की हैं ये। सिंगल कॉलम, जिसमें आप सिर्फ कैश कॉलम मौजूद होता है और उसकी रिसिप्ट और पेमेंट आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। टू कॉलम की बात करें तो उसमें कैश का भी कॉलम होता है और साथ में बैंक का कॉलम भी होता है। जो ज़्यादातर आपको एग्जामिन की जाती हैं आपके पेपर में वो थ्री कॉलम कैश बुक है, जिसमें आपको कैश कॉलम भी बनाना पड़ता है, बैंक का कॉलम भी, और साथ ही एक और कॉलम होता है जिसको डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट बेसिकली आपको दोनों तरफ मौजूद है, इसलिए आप इसको सेल्स डिस्काउंट भी कह सकते हैं, इसको परचेज डिस्काउंट भी कह सकते हैं। एक ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें बेसिकली मैंने कवर किया है कि जो एक जो इनिशियली आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है फॉर योर कैश बुक, तो उसमें मैंने इन उन एंट्रियों को चूज़ किया है कि जो आपको एक अच्छी जो है पाथवे देंगी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैश बुक। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लें आप कि एक देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे रिसिप्ट है और राइट हैंड साइड पे पेमेंट है। तो जो कॉलम्स हैं वो आपके पास डेट है, डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे आप बेसिकली हेड ऑफ अकाउंट लिखते हैं, लेजर फोलियो है जहाँ पे आप लेजर के नंबर देंगे, डिस्काउंट है। अब चूंकि ये रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड पे जो डिस्काउंट है वो आपके पास हमेशा सेल्स डिस्काउंट होता है। इसी तरीके से आपका जो पेमेंट साइड पे जो आपको डिस्काउंट नज़र आ रहा है वो आपका बेसिकली परचेज डिस्काउंट है जो आपको परचेज पे मिलता है। अगला कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। अच्छा, रिसिप्ट साइड पे वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आपको रिसीव होती हैं, और पेमेंट साइड पे वो तमाम चीज़ें हैं जो आप पेमेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जून 1 अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखें, प्रोप्राइटर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1,000 रुपये से। तो बेसिकली आपने रिसिप्ट साइड पे देखा कि 1 जून को जो एंट्री है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैपिटल आपने लिखा है, और कैश के कॉलम में एंट्री की है क्योंकि कैश इन्वेस्ट हुआ था। तो 1,000 आपने वहाँ पे लिख दिया। जो दूसरी एंट्री है, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए 500, यानी कि वो जो कैश 1,000 आया था उसमें से 500 आपने क्या किया, बैंक में जमा करवा दी। इस एंट्री को ज़रा सा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आपको कैश बुक की दोनों तरफ मिलेंगी, यानी कि रिसिप्ट साइड पर भी और पेमेंट साइड पर भी। देखें, 5 तारीख को अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेबिट साइड पे देखें आप रिसिप्ट साइड पे, तो उसमें कैश मैंने लिखा है और मैंने जो एंट्री की है वो बैंक के कॉलम में की है, यानी कि बैंक हमारा बढ़ गया है। और अगर आप पेमेंट साइड पे देखें तो 5 तारीख को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बैंक लिखा है, लेकिन एंट्री की है मैंने कैश के कॉलम में, यानी कि हमारा कैश कम हो गया है इस बार। और अगर आप लेजर फोलियो का कॉलम देखें तो उसमें सी लिखा हुआ है दोनों तरफ, यानी कि ये एक तरह की इंडिकेशन है कि ये दोनों एंट्रियाँ कॉन्ट्रा एंट्री हैं, यानी कि ये एक ही ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली ये होती है जिसको आप दोनों तरफ रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट साइड पर भी और अपनी पेमेंट साइड पर भी। तो इसको ज़रा गौर से आप समझिएगा। अगली एंट्री देखते हैं हम कि परचेज गुड्स की हैं कैश पर। तो सिंपली आपने क्या किया, चूंकि ये कैश गया है आपसे, तो आपने पेमेंट साइड पे परचेजेस की एंट्री देखी 500 की। इसके बाद आपने सोल्ड किए हैं गुड्स कैश पर, तो आपके पास कैश आया है, तो ये एंट्री आपको रिसिप्ट साइड पे नज़र आ जाएगी 800 रुपये की सेल्स की। आगे चलें तो हमने पे किया है, पेड टू XYZ बाय चेक। इस बार हमने पेमेंट की है ₹280 की, लेकिन थ्रू चेक की है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 300।
एक्चुअली हमें देने थे 300 लेकिन हमने दिए हैं 280, दैट मीन्स कि 20 का हमें डिस्काउंट मिला। तो अगर आप पेमेंट साइड पे देखें, डेट है 15, तो अकाउंट्स पेएबल को हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और इसके अगेंस्ट हमने जो डिस्काउंट कॉलम है वहाँ पे 20 लिखा है, क्योंकि 300 हमें एक्चुअल देने थे, 280 हमने दिए हैं, तो 20 का हमें डिस्काउंट मिला है, दैट इज़ अवर परचेज डिस्काउंट। और 280 आपने लिखे हैं बैंक कॉलम में, क्योंकि इस बार जो आपने पेमेंट की है पर्टिकुलरली वो थ्रू चेक की है, तो लिहाजा आप जो भी चेक से पेमेंट्स करेंगे तो वो उसको अपनी पेमेंट साइड के बैंक अकाउंट से लेस करेंगे। अच्छा, अगली जो अगर आप एंट्री देखें तो उसमें इस बार हमने रिसीव किया है चेक फ्रॉम एबीसी। जाहिर सी बात है, हमने कोई, हो सकता है इनको सेल्स किए और इन्होंने कहा होगा पैसे भाई बाद में दे देंगे, तो अब एक्चुअली हमें पैसे जो लेने थे वो तो 400 थे, लेकिन इन्होंने जो पैसे दिए वो 350 दिए हैं। इस बार क्या हुआ है कि अगर आप रिसिप्ट साइड पे देखें 20 तारीख को, तो अकाउंट रिसीवेबल में डिस्काउंट आ रहा है 50, और ये हमारा सेल्स डिस्काउंट है। और इनकी जो पेमेंट है, क्योंकि इन्होंने भी चेक दिया है, तो हम वो चेक सीधा बैंक में जमा करवाएंगे। तो हमने क्या किया है कि उस बैंक के कॉलम में लिखा है इसको, कैश के कॉलम में नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप जब भी चेक रिसीव करेंगे या चेक पे करेंगे तो आप बैंक के कॉलम को यूज़ करेंगे। इसके बाद फर्दर हमने फर्नीचर परचेज किया है 300 का थ्रू चेक। तो इस बार अगर फर्नीचर परचेज करने के लिए आपने चेक दिया है 300 का, तो आपने बैंक के कॉलम में उसको एंट्री किया है। इसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है ₹20। अब देखिए, इस एंट्री में आपको ये नहीं बताया कि चेक पे है या कैश पर है। तो जिस एंट्री में याद रखें कि अगर आपको चेक या कैश का ना लिखा हुआ हो, तो उसको सपोज कर लिया करें कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए मैंने इसको कैश के कॉलम में लिखा। नाउ अब इसकी इंपॉर्टेंट बात यू डिस्कस करते हैं, जो कि फुटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द कैश बुक है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसा मैंने आपको जनरल लेजर के प्रोसेस में समझाया था कि उसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल कर लेंगे, और इसमें से जो टोटल ज़्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिख देंगे। जैसे मैं कैश के कॉलम की बात करूं तो डेबिट साइड पे जो टोटल आ रहा है वो 1800 आ रहा है, और क्रेडिट साइड पे जो कैश कॉलम का जो टोटल है वो 1020 है। अब 1800 ज़्यादा है 1020 से, तो मैंने 1800 दोनों तरफ लिख लिया। बैंक के कॉलम के साथ भी मैंने यही किया। बैंक के कॉलम में मैंने क्या किया, डेबिट साइड को मैंने कैलकुलेट किया तो वो 850 हो रहा था, और क्रेडिट साइड को मैंने कैलकुलेट किया तो वो 580 हो रहा था। तो चूंकि 850 ज़्यादा है इसलिए 850 मैंने दोनों साइड लिख लिया। अब मैंने क्या किया, अब चूंकि देखें, अब मुझे बैलेंस शीट ही बनाना है। बैलेंस शीट ही बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं पेमेंट साइड पे देखूँ तो जो टोटल मैंने 1800 तो लिख दिया कैश के कॉलम में, लेकिन जो कॉलम का जो टोटल आ रहा है वो तो सिर्फ 1020 आ रहा है, यानी कि 780 का जो है वो फ़र्क है। तो आपने बैलेंस शीट यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो 780 लिख ली, और इसी तरीके से आपने कैलकुलेट करके बैंक का जो बैलेंस शीट आ रहा है वो 270 आ रहा है। तो इसको आपने यूं समझें कि ये एट द एंड ऑफ द मंथ आपका बैलेंस था जो आपके पास मौजूद है, यानी कि 1800 आपके पास आए थे कैश, और 1020 आपने पेमेंट कर दी कैश, तो आपके पास इस वक्त 780 इन टर्म्स ऑफ कैश मौजूद है। तो इसको आपने, अब देखें, बैलेंस बीडी भी लिखना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि देखें, एक्चुअली ये बैलेंस सीडी जो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ये ट्रू पिक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें ना, आपका कैश आपका एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट साइड पर आता है, और बैंक भी आपका एसेट है, ये भी हमेशा डेबिट साइड पर आता है। इसलिए आप इसको बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, यानी कि अगर मैं यूं बात करूं कि 1 जून से लेकर 30 जून तक की तमाम एंट्री को देख लें, तो ये जो बैलेंस बीडी आ रहा है वो 1 जुलाई का बैलेंस है आपका। तो ये तमाम चीज़ें मैंने कोशिश की है कि इसको मैं डिस्कस करूं आपके साथ, और आई होप कि आपको कैश बुक अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन अनटिल एंड अनलेस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इससे शायद कुछ सीख नहीं पाएंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि आप इसको फर्दर जो आपकी किताबों में सवालात मौजूद हैं उनको कीजिए, और करने के बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्यूरीज हैं, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप जो इसके अ, मेरी जो ये प्रेजेंटेशन है उसके नीचे अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए, तो मैं फिर आपको जो है वो बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।